नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रॉपर्टी मिश्रा शो में। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट प्रदीप मिश्रा। जी हां, हमारा शो चूंकि रियल एस्टेट से रिलेटेड सारी चीज़ें एज अ एक्सपर्ट व्यू आपको देता है। आज का एपिसोड बेहद ही स्पेशल है क्योंकि आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने यूया 2 यानी अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 को इनॉग्रेट कर दिया है। ये प्रोजेक्ट दिल्ली एनसीआर की रियल एस्टेट की तस्वीर पूरी तरह से चेंज कर रहा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और डिटेल में आपको दिखाता हूं कि कैसे कैसे यूया 2 आप हम सब के लिए एक बहुत फ़ायदे का सौदा हो सकता है। और इसका रियल एस्टेट कंटेक्स्ट भी आपको बताऊंगा कि इसके अंदर रियल एस्टेट में आप क्या बेनिफिट उठा सकते हैं। इस रोड की कंप्लीट डिटेल बताते हुए सभी चीज़ों को आज मैं कनेक्ट करने वाला हूं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ फ्यूचर में रेगुलर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। नितिन गडकरी जी ने जो कहा मैं आपको वो भी बताता हूं। आदरणीय मोदी जी ने जो योजनाएं हमको दी थी उसके आधार पर दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने का संकल्प करके हमने दिल्ली कंजक्शन का एक प्लान बनाया था। दिल्ली को ट्रैफिक जाम से मुक्ति देना और प्रदूषण से भी मुक्त दिल्ली बनाने का लक्ष्य हमने सामने रखा। मुझे बहुत खुशी है कि पहले स्टेज में हमने 65,000 करोड़ की लागत से काम शुरू किए। आज 48,000 करोड़ रुपए के काम पूरे हुए। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के कारण दिल्ली में आने वाली भारी यातायात को डाइवर्ट किया गया। बाद में दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस हाईवे जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों के लिए अर्पित किया, इसमें कम से कम 4 घंटे मेरठ से दिल्ली आने के लिए लगते थे, आज 45 मिनट में हो गया। मुकरबा चौक से सोनीपत तक और धौला कुआं से गुरुग्राम तक ये भी बड़ा ट्रैफिक जाम प्रदूषण की समस्या ग्रस्त भाग था, उसको भी सिग्नल फ्री किया गया। ये प्रोजेक्ट बनाते समय काफी दिक्कतें आई, अनेक अड़चने और समस्याएं खड़ी हुई, पर मैं हरियाणा सरकार को और दिल्ली सरकार को धन्यवाद दूंगा कि उनके सहयोग के कारण ये समस्या हमने सुलझाई। विशेष रूप से हमारे एनएचआई के इंजीनियर्स, कॉन्ट्रैक्टर, इन सब लोगों ने इसके ऊपर बहुत मेहनत की। वैसे ये डिस्टेंस केवल 29 किलोमीटर है, पर सिंगल लेन का हिसाब किया जाए तो ये 563 किलोमीटर है। इसमें टनल्स है, ब्रिजेस है और इसके साथ साथ हरियाणा को और दिल्ली के जोड़ने वाले अनेक रोड को भी हमने अच्छी तरीके से बनाया ताकि इसका फायदा जनता को हो। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो रोड मैप दिया है उसमें लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करना है। हमारे देश की लॉजिस्टिक कॉस्ट 14 से 16% है, चाइना की लॉजिस्टिक कॉस्ट 8% है और यूरोपियन और अमेरिका की ये 12% है कि रोड अच्छे बनने के कारण हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट 6% कम हुई है। मैं प्रधानमंत्री जी को और आप सबको विश्वास देना चाहता हूं कि 2026 के समाप्त होने के पहले हमारे देश की लॉजिस्टिक कॉस्ट सिंगल डिजिट में आएगी, जो हमारे एक्सपोर्ट के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। विशेष रूप से दिल्ली से कटरा एक्सप्रेसवे को यूआर 2 को कनेक्शन देने की भी योजना हमने बनाई है। जम्मू कश्मीर, पंजाब से एयरपोर्ट व दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के लिए सीधी कनेक्टिविटी यूआर 2 से मिलेगी। यूआर 2 से दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे को भी कनेक्शन है। देहरादून से आने वाले वाहनों के लिए एयरपोर्ट के लिए वैकल्पिक रूट का यात्रा समय जो 2 घंटे से 2.5 घंटे है वो 45 मिनट हो जाएगा। दिल्ली से देहरादून एक्सप्रेसवे से नोएडा फरीदाबाद कनेक्टिविटी होगी, जो पूर्व दिल्ली का बाईपास के रूप में काम करेगा। उत्तर दक्षिण पश्चिम दिल्ली से नोएडा फरीदाबाद के लिए सीधा मार्ग भी होगा। शिवमूर्ति नेल्सन टनेला मार्ग पर टनल बनाने की योजना हम बना रहे हैं, जो महिपालपुर और रंगपुरी के ट्रैफिक जाम से राहत देगी। दिल्ली से गुरुग्राम की आवाज को भी सुगम करेगी। तो चलिए अब आपको बताता हूं नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेशन के ऊपर क्या कहा। आज देश की राजधानी दिल्ली देश में हो रही विकास क्रांति की साक्षी बन रही है। थोड़ी देर पहले दिल्ली को द्वारका एक्सप्रेसवे और अर्बन एक्सटेंशन रोड की कनेक्टिविटी मिली है। इससे दिल्ली के गुरुग्राम के
पूरे एनसीआर के लोगों की सुविधा बढ़ेगी। दिल्ली को हमें विकास का ऐसा मॉडल बनाना है जहां सभी को महसूस हो कि हां, ये विकसित होते भारत की राजधानी है। अब जैसे कनेक्टिविटी का विषय ही है, दिल्ली एनसीआर की कनेक्टिविटी में बीते दशक में अभूतपूर्व सुधार हुआ है। यहां आधुनिक और चौड़े एक्सप्रेस वे हैं। दिल्ली एनसीआर मेट्रो नेटवर्क के मामले में दुनिया के सबसे बड़े नेटवर्क इलाकों में से एक है। यहां नमो भारत जैसा आधुनिक रैपिड रेल सिस्टम है। पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के बाद अब अर्बन एक्सटेंशन रोड से दिल्ली को बहुत मदद मिलने वाली। अर्बन एक्सटेंशन रोड की एक और विशेषता है, ये दिल्ली को कूड़े के पहाड़ों से भी मुक्त करने में मदद कर रही है। अर्बन एक्सटेंशन रोड को बनाने में लाखों टन कचरा काम में लाया गया है। यानी कूड़े के पहाड़ को कम करके उसे वेस्ट मटेरियल का इस्तेमाल सड़क बनाने में किया गया है और वैज्ञानिक तरीके से किया गया है। सबसे पहले बात करते हैं गवर्नमेंट का विजन और यूआर 2 की शुरुआत। जी हाँ, यूआर 2 प्रोजेक्ट कोई ऑर्डिनरी प्रोजेक्ट नहीं है। कोई ऐसा नहीं कि कोई भी रोड प्रोजेक्ट है। ये बहुत ही खास है क्योंकि ये दिल्ली की मास्टर प्लान 2021 का एक क्रिटिकल कंपोनेंट है। गवर्नमेंट का मेन जो ऑब्जेक्टिव था वो दिल्ली के आसपास एक थर्ड रिंग रोड बनाना जो ट्रैफिक कंजेशन को रिड्यूस करे और दिल्ली एनसीआर रीजन में बेटर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करे। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया मतलब NHAI, इन दोनों के जॉइंट एफर्ट से हुआ। ये यूआर 2 142 किलोमीटर लंबा रिंग रोड है जो दिल्ली को उत्तर प्रदेश और हरियाणा से कनेक्ट करता है। कंस्ट्रक्शन का वर्क 2018 में शुरू हुआ था और टोटल कॉस्ट लगभग 3600 करोड़ रुपीस का इसका है। तो चलिए अब बात करते हैं कंस्ट्रक्शन की जर्नी और इसमें आए हुए चैलेंजेस की। कंस्ट्रक्शन की शुरुआत 2018 में हुई लेकिन ये जर्नी आसान नहीं थी। सबसे बड़ा चैलेंज था लैंड एक्विजिशन का। जी हाँ, करीब 1000 एकड़ की लैंड की ज़रूरत थी और कई जगहों के ऊपर एंक्रोचमेंट की प्रॉब्लम भी थी। फार्मर्स और लोकल रेजिडेंट्स से कंपनसेशन के इश्यूज भी बहुत सारे आए। फेज वाइज डेवलपमेंट में पहले दिल्ली सेक्शन पर फोकस किया गया, फिर हरियाणा और यूपी के सेक्शंस को कंप्लीट किया गया। 2020 में कोविड के दौरान आप देखेंगे ज़रूर यहाँ काम स्लो हो गया था, लेकिन 2021 के बाद फुल स्पीड में वर्क पूरी तरह से रिज्यूम किया गया। सबसे इंटरेस्टिंग स्टोरी ये है कि कुछ सेक्शंस में आर्कोलॉजिकल रिमेन्स मिले थे जिससे वर्क में डिले हुआ। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को इन्वॉल्व करना पड़ा और प्रॉपर क्लियरेंस के बाद ही कंस्ट्रक्शन रिज्यूम हो पाया। तो चलिए, जब इतना कुछ हुआ तो पॉलिटिकल डेवलपमेंट और सपोर्ट भी आपके लिए जानना ज़रूरी है। इस प्रोजेक्ट को ऑल पार्टी सपोर्ट मिला है। दिल्ली गवर्नमेंट, हरियाणा गवर्नमेंट और यूपी गवर्नमेंट सभी ने कोऑर्डिनेशन से इस पे वर्क किया है। यूनियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर मिस्टर नितिन गडकरी ने कई बार इस प्रोजेक्ट को गेम चेंजर बताया है। 2022 में एक बार फंडिंग को लेकर डीडी और NHAI के बीच कुछ छुटपुट डिस्प्यूट भी आया था, लेकिन पीएमओ के इंटरवेंशन से रिजॉल्व हो गया। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट को हाई प्रायोरिटी दिया और इसकी रेगुलर मॉनिटरिंग भी की है। एरियाज कौन कौन से इसके बेनिफिटेड हो रहे हैं यूआर 2 के खुलने से और उनका रियल एस्टेट क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। क्योंकि हमारा रियल एस्टेट का शो होता है और हम लोग रियल एस्टेट एनालिसिस देते हैं। ये कोई न्यूज़ चैनल नहीं है, कोई बड़ी डेवलपमेंट का हम रियल एस्टेट एंगल आपको देते हैं। तो यूआर 2 का रियल एस्टेट एंगल भी आपके लिए जानना ज़रूरी है। यूआर 2 में सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा वेस्ट दिल्ली, आउटर दिल्ली और द्वारका, गुड़गांव, नोएडा और ग्रेटर नोएडा सेक्शंस में। ये रोड नेटवर्क जो है वो कई एरियाज़ में देगी। चलिए इसको आगे मैं बताता हूँ। तो जहाँ जहाँ नेटवर्क कनेक्ट हो रहा है वहाँ वहाँ बेनिफिट होगा। सबसे पहले बात करते हैं वेस्ट दिल्ली की।
वेस्ट दिल्ली में नजफगढ़, द्वारका सेक्टर 1 से 28, द्वारका एक्सप्रेसवे गुड़गांव, क्योंकि दिल्ली का पार्ट भी है द्वारका एक्सप्रेसवे, गुड़गांव का पार्ट भी है, और इसके लगते हुए सारे प्रोजेक्ट्स, सारे सेक्टर्स, इन सबको अच्छा खासा बूस्ट इस कनेक्टिविटी का मिलेगा। तो ज़रूरी है कि जब दिल्ली से स्मूथ कनेक्टिविटी होगी तो प्राइस में भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा। जो रिजनेबल रेट के प्रोजेक्ट्स हैं उनमें एप्रिसिएशन दिख सकता है, लेकिन जो बेइंतहा रेट डेवलपर ने पहले ही खोले हुए हैं उनमें कोई उम्मीद मत कीजिएगा। चलिए अब आउटर दिल्ली की बात करते हैं। रोहिणी, पीतमपुरा, आउटर रिंग रोड और इसके आसपास के एरिया में कनेक्टिविटी बहुत अच्छी इंप्रूव होने वाली है। कमर्शियल प्रॉपर्टी की भी यहाँ डिमांड आने वाले टाइम में बढ़ती हुई मुझे दिख रही है। इसके गुड़गांव इम्पैक्ट की बात करें तो NH48 पर ट्रैफिक लोड इससे कम होगा। वैसे द्वारका एक्सप्रेसवे बनने के बाद करीब 1.25 लाख गाड़ियाँ जो NH48 पे चलती थी वो आज भी करीब करीब उतनी गाड़ियाँ हैं और इतनी ही द्वारका एक्सप्रेसवे पे आ गई। लेकिन बहुत सारी गाड़ियाँ जो दिल्ली के मिड से होके जाती थी वो अब UER2 के थ्रू बाहर की बाहर निकल के जिस भी रोड पे कनेक्ट होना है, मान लीजिए चंडीगढ़ हाईवे पे कनेक्ट होना है, दिल्ली कटरा हाईवे पे एक फ्यूचर कनेक्टिविटी और बनेगी तो वहाँ कनेक्ट होना है, या फर्दर एम्स से कनेक्टिविटी दी जा रही है, आपका फरीदाबाद गुड़गांव रोड बंदवाड़ी के पास में कनेक्टिविटी दी जा रही है। तो ऐसी कई कनेक्टिविटी जो अभी और भी होनी है कहीं ना कहीं UER2 को कनेक्ट कर रही है। जैसे एम से कनेक्टिविटी दी जाएगी जो वसंत कुंज तक होगी, और वही कनेक्टिविटी फरीदाबाद जो मैंने आपको बताया कनेक्ट होगी। फिर UER2 से एक ट्रोनिका सिटी तक रोड जाएगी जो कि आपका दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करेगी। तो ये कई कनेक्टिविटी है जो आपस में कनेक्ट हो रही हैं। तो गुड़गांव में जो द्वारका एक्सप्रेसवे के लगते हुए सेक्टर्स हैं उनको भी अच्छा खासा बेनिफिट मिलेगा, और NH48 पे लगता हुआ एरिया उनको भी कहीं हद तक ट्रैफिक कंजेशन में राहत मिल सकती है, क्योंकि एक्सप्रेसवे तो बन गया लेकिन आगे जाकर अभी भी रंगपुरी साइड में जाम आपको मिल जाता है। महिपालपुर रंगपुरी जो है करीब करीब मेस सा एरिया हो जाता है, तो वहाँ एक बेनिफिट मुझे दिख रहा है। दूसरा, नोएडा कनेक्शन में जैसा मैंने बताया कि ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के साथ कनेक्टिविटी से नोएडा और ग्रेटर नोएडा वेस्ट में प्रॉपर्टी मार्केट में भी अच्छा खासा आपको चहल पहल दिखेगी, क्योंकि ये कनेक्टिविटी आसपास के एरिया के लिए एक स्मूथ जर्नी दे रही है। क्योंकि आज की डेट में दिल्ली NCR में रहने वाले लोग ट्रैफिक मतलब भी समझ लीजिए उनका एक नाता सा जुड़ गया, भाई बहन वाला नाता हो गया। तो वो कहीं हद तक ये पॉसिबिलिटी है कि दूरी से वो रिश्ते निभा पाएंगे और ट्रैफिक से थोड़ा सा बच पाएंगे। चलिए अब बात करते हैं फ्यूचर कनेक्टिविटी प्लान की। UER2 का जो रियल मैजिक है तब दिखेगा जब अदर मेजर रोड से इसको कनेक्ट कर दिया जाएगा। जैसा मैंने बताया ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे इंटीग्रेशन जो ये UER2 को ईस्टर्न पेरिफेरल रोड से कनेक्ट करेगा और जिससे दिल्ली से आगरा मथुरा की कनेक्टिविटी बेहतर हो पाएगी। दूसरी कनेक्टिविटी वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे लिंक जो कि कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे के साथ इंटीग्रेशन से इंडस्ट्रियल कॉरिडोर यहाँ डेवलप होगा। तीसरा, द्वारका एक्सप्रेसवे एक्सटेंशन। आज मोदी जी ने जो द्वारका एक्सप्रेसवे का भी इनॉग्रेशन किया है जो UER2 के साथ मेजर कनेक्टिविटी हब बने। अब आप समझिए UER2 का एक मेन पोर्शन जो है वो द्वारका एक्सप्रेसवे का भी पार्ट है। मतलब जो टनल है वो टनल आगे जाकर कनेक्ट जो हो रही है वो टनल पूरी UER2 का पार्ट भी है, तो उसका भी इनॉग्रेशन हो रहा है। तो मोटा मोटी आप ये समझ लीजिए कि UER2 मेन कनेक्ट हो रहा है लेकिन द्वारका एक्सप्रेसवे का जो एक्सटेंशन कहा जाता है वो भी खुल रहा है। तो रोड तो एक ही खुल रही है लेकिन दो नाम दिए हुए थे, दो रोडों कनेक्ट करता है, इसीलिए वो दोनों चीज़ का इनॉग्रेशन आज हो गया। तो फ्यूचर मेट्रो कनेक्टिविटी की बात भी कर लेते हैं। जब इतनी सारी कनेक्टिविटी हो रही है तो मेट्रो कैसे पीछे रह सकती है। आज दिल्ली मेट्रो के फेज़ 5 में UER2 के अलॉन्ग जो है मेट्रो लाइन की प्लानिंग है जो मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्रिएट कर पाएगा। ये एक बड़ी चीज़ है क्योंकि एरिया बाहर से रोड निकालना और वहाँ सारी प्लानिंग करना कहीं हद तक मुझे लगता है कि दिल्ली के ट्रैफिक को ज़रूर कहीं ना कहीं वो कम करेगा। तो ये जो प्रॉब्लम है दिल्ली ट्रैफिक प्रॉब्लम, इसका सॉल्यूशन निकलना बहुत ज़रूरी था क्योंकि दिल्ली में डेली 1.2 करोड़ व्हीकल्स चलते हैं। रिंग रोड और आउटर रिंग रोड पर पीक आवर्स में जो इनकी स्पीड आपने देखी होगी 10 से 15 किलोमीटर पर आवर तक रह जाती है। तो UER2 से इस प्रॉब्लम का परमानेंट तो नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि जिस हिसाब से माइग्रेशन हो रहा है, आबादी तेज़ी से बढ़ रही है, तो परमानेंट तो नहीं लेकिन काफ़ी हद तक सॉल्यूशन मेरे को दिख रहा है।
ट्रैवल टाइम रिड्यूस होगा। नोएडा से इंटरनेशनल एयरपोर्ट आईजे एयरपोर्ट जाने का मात्र मेरे को लगता है 20 से 25 मिनट लगेंगे, जो कि पहले 1.5 से 2 घंटे लगते थे। टनल की कनेक्टिविटी और अगर एम्स के थ्रू और कनेक्टिविटी मिल जाए, क्योंकि एम्स के आगे आप देखेंगे बारापुला से होते हुए आप इजीली नोएडा कनेक्ट कर जाते हैं, तो नोएडा और गुड़गांव के बीच का डिस्टेंस अब ज़रूर कम हो पाएगा। ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूशन UER2 से इनर सर्कल की ट्रैफिक का 40% लोड डाइवर्ट होगा, मतलब CP, ITO, एम्स जैसे एरिया में ट्रैफिक जैम कम हो सकता है। कमर्शियल व्हीकल मूवमेंट की बात करें, हैवी व्हीकल्स को अब सिटी सेंटर के पास नहीं जाना पड़ेगा। ये पॉल्यूशन और कंजेशन दोनों को रिड्यूस करेगा। रियल एस्टेट की भी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि रियल एस्टेट UER2 की ओपनिंग से बहुत सारी अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा है, जो लास्ट 20 साल से नहीं दिख रही थी दिल्ली के अंदर। जो बसा हुआ एरिया सिर्फ वहीं अपॉर्चुनिटी दिख रही थी। तो मेरे को लगता है द्वारका एक्सप्रेसवे पे प्रॉपर्टी प्राइजेस में जहाँ रेट कम है, रिजनेबल है, उसमें अच्छा खासा जंप मिल सकता है। UER2 ओपनिंग का ये ट्रेंड अभी कंटिन्यू रहता हुआ मुझे दिख सकता है। इससे मार्केट को एक अच्छा खासा एक कनेक्टिविटी जब खुलती है तो एक जंप मिलता है। UER2 के अलॉन्ग 5 से 6 मेजर कमर्शियल हब डेवलप होंगे। IT कंपनीज के लिए ये न्यू सिलिकॉन वैली बन सकता है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बात करें तो लॉजिस्टिक और वेयर हाउसिंग सेक्टर में मेजर इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्टेड है। अमेजन, फ्लिपकार्ट जैसी कंपनीज ने ऑलरेडी लैंड एक्विजिशन शुरू कर दिया है। रेंटल यील्ड की बात करें तो एरिया जो प्रीवियसली कंसीडर्ड रिमोट थे वो अब प्राइम लोकेशन बन गए हैं। रेंटल यील्ड में 15 से 20% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी और रिकमेंडेशन की बात कर लेते हैं। मेरे एक्सपर्ट ओपिनियन के अनुसार अगले 2-3 साल में कुछ एरियो में स्मार्ट मूव दिख सकता है, जैसे कि इमीडिएट इन्वेस्टमेंट जोन द्वारका एक्सप्रेसवे, उसके आसपास लगते हुए सेक्टर, द्वारका सेक्टर 28 के आसपास के भी लगते हुए एरिया, ग्रेटर नोएडा वेस्ट से ओमिक्रॉन और परी चौक के नियर का एरिया, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में UER2 और यमुना एक्सप्रेसवे के जंक्शन एरियाज़ में, फ्यूचर मेट्रो स्टेशंस और उसके आसपास के एरिया में। कमर्शियल इन्वेस्टमेंट की बात करें तो लॉजिस्टिक पार्क, वेयर हाउस और मिक्स्ड यूज डेवलपमेंट भी अपॉर्चुनिटी बन के सामने आ रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का वाइडर इम्पैक्ट होता है। UER2 सिर्फ एक रोड नहीं है, ये कंप्लीट इकोसिस्टम चेंज करेगा। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, हॉस्पिटल, मॉल्स और एंटरटेनमेंट हब, इन सब की डेवलपमेंट आपको दिखेगी आने वाले टाइम में। इंटरनेशनल एयरपोर्ट की प्लानिंग भी हो रही है जो UER2 से कनेक्ट होगी, और दिल्ली NCR को ग्लोबल सिटी बनने का एक मेजर रोल जो है वो प्ले होता हुआ दिख रहा है। स्मार्ट सिटी फीचर्स जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन, इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम और इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम इस रोड पर इम्प्लीमेंट होता हुआ दिख रहा है। इन्वायरमेंटल और सोशल बेनिफिट्स की बात करें तो इन्वायरमेंट के लिहाज से UER2 बेनिफिशियल है। ट्रैफिक कंजेशन कम होने से एयर पॉल्यूशन रिड्यूस होगा। ग्रीन बेल्ट और ट्री प्लांटेशन भी प्रोजेक्ट का पार्ट है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में भी मेजर कंट्रीब्यूशन होगा। कंस्ट्रक्शन फेज में 50,000 डायरेक्ट जॉब क्रिएट हुई हैं और ऑपरेशन फेज में 2 लाख इनडायरेक्ट जॉब की पॉसिबिलिटी यहाँ दिखती है। तो दोस्तों UER2 का ओपनिंग एक हिस्टोरिकल मोमेंट है। ये प्रोजेक्ट दिल्ली NCR में वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी बनाने की डायरेक्शन में मेजर स्टेप है। रियल एस्टेट के लिहाज से अगले 5 से 10 साल गोल्डन अपॉर्चुनिटी वाले पीरियड है, लेकिन वहाँ जहाँ चीज़ें रॉ है, जहाँ ऑलरेडी प्राइस ऊपर आ गए हैं, वहाँ सोच समझ के करने की ज़रूरत है। मोदी गवर्नमेंट का विज़न 2047 तक इंडिया को डेवलप्ड नेशन बनाने का है और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जैसे UER2 इस विज़न को अचीव करने में की रोल प्ले कर सकते हैं। मेरी एडवाइस ये है कि अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अभी नई कनेक्टिविटी एक राइट ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। अगर आपको इधर कुछ समझना है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, और फ्यूचर कनेक्टिविटी जैसे जैसे इसकी आसपास और बढ़ेगी, क्योंकि इससे कई कनेक्टिविटी जैसे मैंने बताया और होने वाली हैं, तो इससे UER2 में लोगों का फ्लो, ट्रैफिक फ्लो और कनेक्टिविटी वाइज लोगों को काफ़ी राहत मिलने वाली है। आज का एपिसोड यहीं समाप्त करता हूँ। अगर आपको इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आप कौन से एरिया में इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हैं। फ्यूचर में रेगुलर ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय हिंद।